नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपके मन में है जिज्ञासा, और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से और देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन भी। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें जो महासंग्राम चल रहा है, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार के पास कितना बड़ा महासंकट है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो पूरी की पूरी कवायद है वो दो जगह चल रही है, एक तरफ गुवाहाटी में, दूसरी तरफ मुंबई में। मुंबई में सरकार बचाने की कोशिश और गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक लाने की कोशिश में। साथ ही चर्चा करेंगे कि दोनों पक्षों के राष्ट्रपति पद के अब उम्मीदवार तय हो गए हैं, किनको कितना समर्थन मिल रहा है, इस पर भी करेंगे चर्चा। और भी होंगी कई खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से 280 लोगों से भी ज्यादा की मौत, सैकड़ों घायल। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से सटे कई इलाकों में बर्बादी। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई और ये आपात बैठक चल रही है। गुवाहाटी में बगावती रुख अख्तियार कर चुके एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के कई विधायक और अन्य पार्टी के विधायक भी मौजूद। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा। कई अन्य दलों ने भी की समर्थन देने की घोषणा। उधर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है अपना साझा उम्मीदवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मालिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता। रिचर्ड मालिस को नई दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले मालिस ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ के कारण हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू करने की घोषणा। बाढ़ से 55 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे की, और वो है महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है उसके महासंग्राम की खबर। तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में महासंग्राम और महासंकट चल रहा है। सरकार पर संकट के बीच क्या आज इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल। शिवसेना नेता संजय राउत ने कैबिनेट मीटिंग से पहले विधानसभा भंग करने की संभावना जताई थी और यह कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुवाहाटी में अपने विधायकों के साथ बैठे शिंदे ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा कर दिया है। मुंबई में भी बैठकों का दौर जारी है और बातचीत की कमान खुद शरद पवार ने संभाली। ये सरकार बचाने की कवायद है, आखिरी मौके तक सरकार बचाने की जद्दोजहद जारी है। महाराष्ट्र की सत्ता में जोड़ तोड़ की कोशिश भी इस बीच में जारी है कि किस पाले में कितने विधायक आते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में महाविकास आघाड़ी का अंतर्कलह सामने आ गया था और उसके बाद से शिवसेना के विधायकों की बगावत ने यह मुश्किल और ज्यादा बढ़ा दी है। शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बगावत की वजह माना है जो शिवसेना में बगावत हुई है। एनसीपी का मानना है कि सीएम से नहीं था विधायकों का कोई संवाद और इसीलिए ये संकट सामने आया। लोगों से भी नहीं मिलते थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये कहना है एनसीपी का। और वो भ्रष्टाचार को लेकर, हालांकि जो महाविकास आघाड़ी में आंतरिक कलह की चर्चा है उससे एनसीपी बचती है, वो चर्चा नहीं करती। एनसीपी के मंत्रियों पर लगे थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और 2 मंत्री तो अभी जेल में भी हैं। और हमारे साथ अब इस चर्चा पर जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो हमारे साथ इस खबर की चर्चा पर जुड़ चुके हैं। और शिवसेना नेता हमारे साथ किशोर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अच्छा, किशोर तिवारी आज भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। इनको मैं कल से ढूंढ रहा हूं। जी जी, लेकिन देखिए आज बिल्कुल आ गए हैं, इसलिए पहले उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आज उन्हीं के पास चलते हैं। किशोर जी,
बहुत बड़ी संकट है। क्या चल रहा है? कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, क्या फैसला लेने वाले हैं? संजय राउत ने तो कहा है कि आप जो विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं क्या? किशोर जी जरा अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है आज। अरे मैंने तो अनम्यूट किया है। हाँ ठीक है, अब आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। आपके तरफ से म्यूट करके रखा था, ये तो गलत है। नहीं बिल्कुल हम म्यूट नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ लालचंद जी, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अभी अभी मेरा अकोले का विधायक वो हार्ट अटैक आ गया था उसको कल, और उसको फिर वापस लाया गया और चार्टर प्लेन दिया। चार्टर प्लेन वो जी ने बना के दिया, तो वो अकोला पहुंचने के बाद उसने बताया कि भाई मुझे अटैक वटैक कुछ नहीं आया था, मुझे 100-200 पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती किया था। अच्छा। और इंजेक्शन दिए और मुझ पे कोई शस्त्रक्रिया भी करने वाले थे, तो मैंने कैसे तो भी जान बचाई और पैर पड़कर मैं भाग के आया हूं और मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं किशोर जी कि वो जो 40 के 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं उन सबको जबरन पकड़ लिया गया, ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ये देखो मैं बताता हूं, वहां पे सवेरे सवेरे और दो लोग हमने भी भेजे थे, तो दो लोगों ने वहां से बात कर ली है कि वहां के 14-15 लोग कह रहे कि वह पहले ही अच्छा था। क्योंकि क्या हुआ, शिवसेना के लोग है ना, ये कार्यकर्ता लोग हैं और ये जमीन पे चुन के आते हैं और जमीन पे शिवसेना का बहुत विरोध हो रहा है। यही दावा तो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जमीन से उद्धव ठाकरे कट गए थे, इसीलिए हम सारे लोग मिलकर के जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं, जो जमीन बाला साहब ने दिखाई थी। लौटता हूं आपके पास। अवधेश जी, शिवसेना में पहले भी बगावत हुए, नारायण राणे ने भी बगावत की है, इस बार की बगावत क्या बहुत बड़ी लग रही है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई है? और क्या लगता है कि शिवसेना अब सरकार बचाने की स्थिति में है या नहीं? देखिए, पहले के जो विद्रोह हुए हैं वो नेतृत्व के पर कुछ आरोप लगाते हुए, छोटे मोटे आरोपों से हमारी अनदेखी हुई है या जो कुछ भी हुआ है उसके कारण हुए हैं। वो सामान्य विद्रोह है जो पार्टियों में होता है, लोग निकलते हैं उसमें। अभी जो विद्रोह है एक असाधारण स्थिति है शिवसेना के लिए। मैं कल से बोल रहा हूं, किशोर तिवारी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और बहुत शानदार व्यक्ति भी हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे अपनी नजर में पिछले कम से कम 3-3.5 दशक में किसी भी बड़े राज्य में किसी ऐसे दल का जो कि सरकार का नेतृत्व कर रही हो, इतना बड़ा विद्रोह कभी नहीं देखा हम। 55 में कभी नहीं हुआ कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और विद्रोह हो जाए, एक इसलिए असाधारण। दूसरी बात कि आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में कोई ऐसे आसान विद्रोह कर दे, ये साधारण घटना है? ये संभव है शरद जी के खिलाफ कोई व्यापक विद्रोह हो जाए? तीसरी बात यह है कि देखने की जरूरत है कि विद्रोही कह क्या रहे हैं। एकनाथ शिंदे से जब उद्धव ठाकरे जी की कल फोन पर 25 मिनट बात है, उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो एक ही है, मेरा आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन मैं तभी वापस आ सकता हूं जब आप भाजपा के साथ गठबंधन में आएंगे। यानी इस गठबंधन में हम नहीं रहना है। भाजपा के साथ गठबंधन का मतलब यह नहीं कि एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी की ओर जाना। एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमारी एक आइडियोलॉजी रही है जिसके आधार पर हम खड़े हुए हैं और वो आइडियोलॉजी के आधार पर हम बढ़े हैं, और ये जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ है वो विपरीत हमारे आइडियोलॉजी के विरोधी हैं और उनके साथ एडजस्ट करने के लिए हमको वो सब बातें, वो सब काम करने पड़ रहे हैं जिसके हम खिलाफत करते रहे, मुखालफत करते रहे, तो हमारी वैचारिक मौत हो चुकी है। इसको लेकर के जो आप कह रहे हैं, इस पर किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनके पास जाएं उससे पहले जरा देख लेते हैं कि इस वक्त मुंबई में ताजा हलचल क्या है। हमारे साथ शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। शिशिर, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक चल रही है उसके बाद जिस तरह संजय राउत ने ये इशारा दे दिया है कि विधानसभा भंग की जा सकती है, तो क्या शिवसेना और महाअघाड़ी अब इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि वो राज्यपाल से जाकर के विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हालांकि कैबिनेट बैठक जो है खत्म हो चुकी है
हालांकि ये काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग में जो है कोई फैसला ज़रूर लेंगे उद्धव ठाकरे, कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेंगे, चूंकि कल से लेकर आज तक स्थिति बदल चुकी है। कल शिवसेना के कड़े तेवर हमने देखे थे, जिस प्रकार से शिवसेना की तरफ से बयान जारी किए गए थे, लेकिन आज अगर देखा जाए थोड़ा पाला कहीं ना कहीं जो नाराज विधायक है उनके पाले में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर स्पीक्स इटसेल्फ, और जिस प्रकार से नंबर इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है, तो ऐसे में कह सकता है कि शिवसेना का अब का जो रुख है वो काफ़ी नरम रुख है। और इसीलिए कुछ ही देर पहले जो है संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि आगे वाली स्थिति अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य में फिर से चुनाव हो गया। हालांकि ये जो ट्वीट उन्होंने किया था वो किसके लिए किया था, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कि क्या वो उन जो विधायक है नाराज उनके के लिए कहीं ना कहीं मैसेज था या क्या था, ये अभी अगर देखा जाए तो बिटवीन द लाइंस की बात है कि हालांकि ट्वीट जो संजय राउत ने किया वो किसके लिए किया था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया है ये स्पष्ट है कि कई संदेश देना चाहते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति जो है कहीं ना कहीं फिर से चुनाव की तरफ बढ़ रही है, तो ये शिवसेना की तरफ से कहा गया है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसीपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी हुई है, कांग्रेस की अगर देखा जाए तो जो नेता है कांग्रेस के प्रभारी इंचार्ज है दिल्ली से, वो मुंबई आ चुके हैं। उन्होंने अपने सभी जो विधायक है कांग्रेस के उनके साथ आज बैठक की, किस प्रकार से स्थिति इस वक्त राज्य में है उस पर भी उन्होंने विचार किया। एनसीपी अगर देखा जाए कल से शरद पवार, चूंकि कल शरद पवार दिल्ली में थे, लेकिन कल शाम को जो है वो मुंबई पहुंचे, उसके बाद बैठकों का एक दौर शुरू हुआ एनसीपी का भी। एनसीपी के जो बड़े गद्दावर नेता है साथ ही साथ जो विधायक है उनके साथ भी उनकी बैठक हुई। हालांकि दोनों पार्टी इस वक्त कुछ सामने खुल कर नहीं कह रही है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देख पा रहे हैं कि बैठक जारी है, तो कहीं ना कहीं रणनीति किस प्रकार से होगी दोनों पार्टियों की, ये भी इसमें सोचने की बात होगी। हालांकि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, तीनों के नेता हालांकि कल शाम को मिले थे, इनमें बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब जिस प्रकार से स्थिति बदल रही है तो ऐसे में क्या राज्य में सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, ये बड़ा सवाल है। 144 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी अगर तीनों पार्टियां मिलकर पार करती है तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से नंबर्स बदल रहे हैं, नाराज विधायक की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में ये चिंता का विषय तीनों पार्टी के लिए है। किशोर जी, शरद पवार को आप संकट मोचक मानते हैं, महाअघाड़ी के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं इस संकट के लिए, क्योंकि वो मिलते नहीं थे। और उसके बाद से जिस तरह अवधेश जी ने भी कहा कि शिवसेना के बहुत सारे विधायक घुटन महसूस कर रहे थे, इसको आप ताड़ नहीं पाए क्या कि इस तरह की घुटन है? नहीं, ताड़ना क्या है, एकनाथ शिंदे पे डोरे डाल रहे, ये तो 2 साल से मालूम था। हाँ, अब एक बात है, अवधेश जी बोले लेकिन वो उसका राजकीय आकलन नहीं कर पाए कि बाला साहेब ठाकरे के परिवार या बाला साहेब ठाकरे के वक्त इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ जी, तो ये विद्रोह हुआ है और ये सब कुछ हुआ है। अभी तो हमने हमारा उद्धव ठाकरे वाला कार्ड खेला ही कहाँ है। अभी आप देखो, हमारे विधायक हमारे पास लौट आएंगे, फ्लोर टेस्ट भी हम करने को जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फ्लोर टेस्ट आप करने जा रहे हैं, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी देख लो तुम, बीजेपी जिस तरीके से सत्ता हथियाना चाहती है तो बीजेपी को ऐसा मिलने वाला नहीं है। अब मैं अवधेश जी की एक बात का जवाब दूंगा। अवधेश जी, बाला साहेब ठाकरे एक नील का पत्थर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे, इनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने राजधर्म का पालन करके अपनी लकीर खींची है, और ये लकीर जरा ज्यादा लंबी हो गई है। और मुझे लगता है आने वाले दिन में उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता बनने को जा रहे हैं। अभी अच्छा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ये एक ही कॉइन के 2 पहलू है। ये बात अवधेश जी आप जज नहीं कर पाए, ये बहुत गलत हो रहा। मैं बताता हूँ अवधेश जी, पहले तो ये तो सबसे पहले संकट की बात ही न कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बता रहा हूँ। क्या करेंगे, ऐसा है ये तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या बात है, हम वफा करने वो जो गाना है तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं। अभी धैर्यवान व्यक्ति है। इराक का जब युद्ध चल रहा था तो वहां का सूचना मंत्री था, चारों तरफ अमेरिका जीत रही थी, और वो टीवी के सामने आया पहले दूसरे तीसरे दिन तो बोला कि वेस्टर्न मीडिया तो पूरा उल्टा फैला रही है, अमेरिका हार रहा है। और 3 दिन बाद इराक बगदाद का पतन हो गया और कहां चले गए। तो अभी किशोर जी की वही हालत है। देखिए, मैं कल से बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बड़े नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अब जो ये विद्रोह है ना, ये केवल विद्रोह नहीं है। कल भी मैंने ये बोला था और आज ये स्पष्ट हो गया। कल मैंने कहा कि सरकार आएगी जाएगी, ये एक छोटा प्रश्न इस समय हो गया है। बड़ा प्रश्न ये है
कि क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना इसी ढंग से एक इफेक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रभावी राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व बचाए रखेगी या नहीं रखेगी। और मेरा आज फिर निष्कर्ष है कि ऐसे यह स्थिति शिवसेना की नहीं रहने वाली है। पहली बात, बिल्कुल वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने, इन दोनों ने पार्टी को, जैसे अभी एक आपने कर्नाटक का एक खबर सुनी होगी, बेंगलुरु में एक 21 साल की अभिनेत्री ने अपने शरीर को चेंज करने के लिए, चेहरे को इतनी दवाइयां और कसरत किया कि उसकी मृत्यु हो गई, दुखद हो गई। उसी ढंग से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सुझाव पर चलते हुए पार्टी को एक सेकुलर लिबरल बनाने के चक्कर में इस ढंग से उसको बदलने की कोशिश की कि शिवसेना की व्यवहारिक तौर पर मौत हो गई। वो एक कोलोन बना के रखने की कोशिश थी, जिसके विरुद्ध इन विधायकों ने विद्रोह किया है। और यह बिल्कुल एक वैचारिक विद्रोह। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, आपको सड़कों पर नमाज रुक गया है। ये मांग बाला साहब ठाकरे की थी। उद्धव ठाकरे सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो शिवसेना के विधायकों को और सांसदों को कैसे स्वीकार हो सकता था? कितने दिन तक रह सकते थे? और एक बात, जिस तरह से मंत्री गिरफ्तार है, मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी शिवसेना के नेता और शिवसेना के विधायक कैसे स्वीकार कर रहे थे? ये बहुत बड़ी बात रही होगी, उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा रही होगी। किशोर जी, ये सारी चीजें मिल करके ये संकट पैदा कर रही हैं, जिसमें कि ये हिंदुत्व की विचारधारा से दूर जाना, भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारी चीजें आपके संकट का कारण है क्या? नहीं, ये देखो, शिवसेना को आप बहुत बार सफाया हुआ, फिर से वो ऊपर आई, कई लोग छोड़ के चले गए, वो ऊपर आई। मैं बोलता हूं कि शिवसेना का अपना खुद का कैडर है, क्योंकि 14 के चुनाव के बाद भाजपा अकेली लड़ी थी और शिवसेना लड़ी थी, तो शिवसेना को 72 सीटें मिली थी। तो शिवसेना को अंडर एस्टिमेट करके जमेगा नहीं। लेकिन एक बात थी कि कम्युनिकेशन कम हो गया था कोरोना के काल में, फिर उनके ऑपरेशन के काल में मिनिस्टर और विधायकों से कम मिलते थे, लोगों से कम मिलते थे, ये बात मैं समझ चुका हूं। लेकिन अभी आपको अवधेश जी मैं बताऊं, अरे कंप्लेंट ये नहीं है, कंप्लेंट ये है कि एनसीपी के मिनिस्टरों से हमारे विधायक और मिनिस्टरों को बराबर बर्ताव नहीं होता था और वो फंड अलोकेशन में अन्याय करते थे, ऐसी तकरार थी। और अभी तो जो अपक्ष में से भी मंत्री बनाए थे, वो भी एक कह रहे हैं कि ऐसा था। तो अब आप कहते कि एनसीपी उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, आप जो है एनसीपी के मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कर देता हूं, ऐसा है, इसका कारण विचारधारा ही है ना। आपने जब अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी है, तो आपको सरकार बचाने के लिए शरद पवार जी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। यही तो विधायक कह रहे थे कि चूंकि हमको सेकुलर लिबरल बनना है, बीजेपी के साथ हम चुनाव जीते थे, हमारा बहुमत था, तो मजबूरी हमारी यह हो गई थी कि वो हमको लगता था कि कभी भी हमको छोड़ सकते हैं, हमको विश्वास नहीं है, तो हमने पूरी तरह सौंप दिया। और इस सरकार से देखिए, इसमें कांग्रेस को भी बहुत लाभ नहीं हुआ है इस सरकार से, बिल्कुल, इवन भ्रष्टाचार। और शिवसेना में भी जो संजय राउत के आसपास थे, थोड़ा बहुत मैक्सिमम बेनिफिट इस सरकार से किसी को मिला है तो एनसीपी के लोगों को मिला है। तो ये सब कारण वही जाता है कि आपने बहुमत पाने के बाद अपनी विचारधारा के साथी को जहां से छोड़ा है, सारी गड़बड़ी की जड़ वहां है। ठीक से मूल्यांकन करेंगे। और आप कुछ भी कहे किशोर जी, मैं भी पत्रकार हूं, मैं डीडी न्यूज पर आपके सामने ये घोषणा कर सकता हूं कि अब आपकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज्य में वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी नहीं रहने वाली है, एक छोटी पार्टी बनके सिमटेगी। और एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में जो इस समय शिवसेना खड़ी होगी, भले उसका लीडरशिप जो हो, वो मुख्य शिवसेना के तौर पर आने वाले कुछ वर्ष तक भूमिका निभाएगी। मैं चलता हूं शिशिर। जिस तरह अभी किशोर जी कह रहे हैं कि वो विधानसभा में मुकाबला करेंगे फ्लोर टेस्ट का, ऐसा कुछ निकल करके आया है क्या कैबिनेट मीटिंग से कि ये लोग फ्लोर टेस्ट करेंगे और शिवसेना कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये कि अब तक जो कैबिनेट मीटिंग हुई इसमें क्या फैसला हुआ सामने नहीं आया है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग खत्म होकर कुछ ही मिनट अभी हुए है। तो ऐसे में हम सभी कहीं ना कहीं मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा फैसला आएगा। इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फ्लोर टेस्ट की हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से तिवारी जी उन्होंने हालांकि सही बात कही कि ये भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इस बारे में कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी पहले ही हो चुका है। जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव में हमने देखा जिस प्रकार से शिवसेना के जो एक उम्मीदवार थे वो जीत नहीं पाए, जो कि पूरा जोर
लगा था शिवसेना ने, फिर महाविकास आघाड़ी सरकार को और एक मौका मिला विधान परिषद में, लेकिन विधान परिषद भी वो चूक गए। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट की जब बात करते हैं तो ऐसे में 2 बार आप राज्यसभा और विधान परिषद में हालांकि चूके हैं, तो फ्लोर टेस्ट अगर करेंगे तो ये 2 धारी तलवार होगी, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज सामने आ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी सरकार और शिवसेना इसको लेकर आगे बढ़ती है। फ्लोर टेस्ट तो होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। अंततः निर्णय हम लोग चाहते हैं कि देखिए निर्णय तो बहुमत का वहीं से हो। बीजेपी ने अभी तक जो है न फ्लोर टेस्ट की मांग की है, न राज्यपाल से वो मिलने की कोशिश की है। बीजेपी शांति से देख रही है कि पहले सब, अरे शांति से नहीं अवधेश जी, शांति से नहीं। अरे इतना घेराव नहीं था। कह रहे उद्धव जी ने 25 मिनट बात की है, आपके नेता पूरी जिम्मेदारी बंदिश नहीं थी, इतनी बंदिश नहीं थी। किशोर जी, आप क्या पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहते हैं कि बीजेपी ने ये सारा कुछ किया है? जी, वो चार्टर प्लेन और ये होटल तो 5 दिन से बुक था। ये पूरा मास्टर प्लान अमित शाह चला रहे हैं और अच्छा, ये दिल्ली वालों की करतूत है। ऐसा कहने का कोई आधार है किशोर जी? ऐसा कहने का कुछ आधार है? अरे अगुवाई में आसाम के मुख्यमंत्री थे खड़े और प्लेन भी उनका ही है। चार्टर प्लेन अकोला में उतरा, वो भी उनका ही है। देखिए, बीजेपी सत्ता के बाहर रह नहीं सकती। बीजेपी की करनी कर्तव्य में बहुत फर्क हो गया। बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता अपनी जगह दिखाएगी। ये भी मैं मेरे 40 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी और 2022 में ये हिंदुत्व वगैरह सामाजिक न्याय के साथ फीका पड़ गया है। अवधेश जी, जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लेते हैं कि बीजेपी ने इस चीज को हवा दी, लेकिन सवाल है कि पहले वो गैप बना, और उस गैप बनने के पीछे जो हम कारण जिसका विश्लेषण कर रहे हैं कि हिंदुत्व के लाइन से काफी दूर चली गई शिवसेना, भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसके वजह से ये एक बड़ा गैप बना, जो कि शिवसेना में इतना बड़ा विद्रोह पहले कभी नहीं हुआ था, अब वो इतना बड़ा विद्रोह दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, इसको सरलीकरण कर दें कोई अलग बात है। पहले तो बीजेपी की भूमिका देख लीजिए। बीजेपी में इतना ही हुआ होगा कि बीजेपी जाहिर है उसके साथ आप चुनाव जीते थे, जनता ने बहुमत दिया था भाजपा शिवसेना को, और संजय राउत जो है उनके रहते हुए शिवसेना को किसी दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि एक यहाँ क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी में जो बांस लगता है ना, बेंट, उसी से कुल्हाड़ी बांस को काटता है। तो उनके रहते दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उन्होंने इनको मुख्यमंत्री पद के लिए पता नहीं कैसे मान गए, क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पीड़ा होगी, क्षोभ होगा, गुस्सा होगा, प्रतिशोध का भाव भी होगा। लेकिन इस कांड में जो मुझे दिखा, बीजेपी ने यही किया होगा कि एकनाथ शिंदे को कहा होगा कि भाई देखो, अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आप विद्रोह करिए, आप विद्रोह करिए, संख्या बल दिखाइए। अगर आपको दिक्कत होगी तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अगर आपके साथ जबरदस्ती होगी तो हम आपको बचाएंगे, लेकिन हम इस खेल में शामिल नहीं होंगे, वो आप कर लीजिए। तो चूंकि अब उन्होंने दिखा दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। सूरत में बीजेपी ने ज्यादा नहीं किया उनके लिए। सूरतपुर में शिवसेना के लोग आके मिल रहे थे कि नहीं, आए थे मुंबई से, मिले, वहां से बात कराई उद्धव ठाकरे से, लेकिन जब फाइनल देख लिया बीजेपी के, नहीं, एकनाथ शिंदे का विद्रोह सही है, संख्या बल पर्याप्त है, और अब समस्या बढ़ सकती है वहां से, तब जाकर के वो वहां एक लाइन और बोल दूं। और किशोर जी, वहां कामाख्या माई का मंदिर है, तो वहां जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच सबसे रक्षा होती है। तो विधायक सबको लेके उसकी रक्षा वहां रक्षा सूत्र बना के वहां रखा गया है। अब आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन किशोर जी का आरोप है कि जादू टोना कर रहे हैं, जादू टोना से रक्षा नहीं कर रहे हैं। शिशिर, यहाँ पर जो केंद्रीय भाजपा बीजेपी है, उसके इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन क्या महाराष्ट्र बीजेपी के तरफ से कुछ इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है क्या पूरे घटनाक्रम में? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से कल ये घटना घटी थी, जब सूरत में नाराज जो उम्मीदवार थे, जो सभी विधायक थे, वो जब गए थे, तो वहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल ने उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने कहा कि हम जो है इस पूरे, अगर देखा जाए, समर्थन नहीं कर, इस पूरे घटना को समर्थन नहीं कर रहे। हालांकि हम किसी भी प्रकार से सरकार गिराने में का प्रयास इस वक्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक बात उन्होंने काफी अरसे से चंद्रकांत पाटिल कह रहे हो, कहा है कि ये सरकार अगर गिरेगी तो अंतर्गत विरोध से, अंतर्गत कलह से। ये बार बार बीजेपी
दोहराती रही है। कल भी ये बात जो है चंद्रकांत पाटिल ने दोहराई। उन्होंने कहा कि हम इस अगर देखा जाए इस पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए कोई कांटेक्ट में भी उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे के कांटेक्ट में नहीं है और ना ही जो है सत्ता स्थापना जो है प्रयास बीजेपी करेगी। हालांकि अब ये देखना होगा, चूंकि आंकड़े अगर बदल जाते हैं तो ऐसे में जो एक बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाता है। तो अब इसमें देखना होगा बीजेपी का अगला रुख क्या होगा कि अगर एमवीए बहुमत के आंकड़े से चूकती है तो क्या बीजेपी स्वयं आगे आकर जो है सत्ता क्लेम कर सकती है या नहीं, ये भी देखना होगा। इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया। जो इसका मतलब बीजेपी अपना पत्ता खोलेगी अभी। अंकगणित देख लेंगे कि वहां टूटने के लायक 37 है कि नहीं। अगर 37 है तो सरकार जो है गई। अवधेश जी फिलहाल लेकिन किशोर तिवारी जी जिस तरह डिनाइल मूड में, अच्छा खुश तो लग ही रहे हैं, डिनाइल मूड में भी लग रहे हैं। नहीं, केवल 21 है वहाँ। देखिए किशोर तिवारी की इस नाते तो व्यक्तिगत प्रशंसा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी भाषा में चाहिए। इतने बड़े संकट में भी लोगों से बात कर रहा हूं मैं टेलीविजन पर, उनकी इतनी शांति से इतनी गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी शांति से किशोर जी क्या कर सकते हैं? किशोर जी के हाथ में तो लीडरशिप था नहीं। संजय राउत ने स्वयं को बताया कि देश का मैं इतना बड़ा पत्रकारों में तो पत्रकारों को जानता हूं, पत्रकारों को पिटवाना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि संजय राउत की डॉक्ट्रिन जो है वो शिवसेना को लीड? सारे महाराष्ट्र में केवल शिवसेना में विद्रोह नहीं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स में विद्रोह है, पत्रकारों में नाराजगी, अच्छे बिजनेसमैन में, बुद्धिजीवी में, आर्टिस्ट में, सब में एक असंतोष शायद इसलिए क्योंकि बहुत खासकर संजय राउत के व्यवहार से सबके अंदर एक भाव पैदा हो गया। शायद इसलिए क्योंकि एक सबसे बड़े पत्रकार तो कुछ है ही नहीं। मैं तो इनको बताया भी था कि मैं तो डर से मुंबई नहीं गया हूँ, मुझे लोगों ने कहा कि अभी मत आइएगा, पता नहीं क्या हो जाए, आप बोलते रहते हैं इनके खिलाफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तिवारी जी जुड़ने के लिए, अवधेश कुमार सिंह जी जुड़ने के लिए और शिशिर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे ये देखना होगा कि ये जो महाराष्ट्र का महासंकट है वो किस दिशा में बढ़ता है। एक तरफ ये बात है कि क्या विधानसभा भंग करने की सिफारिश होगी और दूसरी तरफ क्या फ्लोर टेस्ट का सामना किया जाएगा। ये तस्वीर साफ होगी और हम इससे जुड़ी खबर आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त और अब बारी आ गई है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए 2 प्रमुख उम्मीदवार दोनों पक्षों ने तय कर दिए हैं और क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर।
तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रत्याशी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव पहले से ही प्राप्त है। झारखंड में राज्यपाल के तौर पर कुल 6 साल 1 माह 18 दिन तक का उनका कार्यकाल था, जो निर्विवाद था। द्रौपदी मुर्मू ने पहले शिक्षक, फिर पार्षद और फिर विधायक के तौर पर काम किया है। ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, ओडिशा के मयूरभंज जिले की निवासी हैं द्रौपदी मुर्मू। और इसी को देखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनको समर्थन की घोषणा तो की ही है और इस पल को गौरव का क्षण बताया है। एनडीए ने उनके नाम का ऐलान कर आदिवासी सशक्तिकरण का संदेश दिया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एनडीए के अभी तक के जो तीनों राष्ट्रपति रहे हैं वो अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि के रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन चुके हैं एनडीए की तरफ से। लोकतंत्र में अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि के आम लोग भी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर। उधर विपक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो क्या कुछ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रहा है, इससे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हैं और साथ में दिवाकर कुमार भी जुड़ रहे हैं रांची से। उन दोनों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और करेंगे चर्चा। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था आपको कि हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र और दिवाकर कुमार। शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से जुड़ रहे हैं और दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, दो प्रमुख उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के नाम का एनडीए ने ऐलान किया, यशवंत सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि जिस तरह उसके बाद उनको समर्थन का सिलसिला जारी है, पहले नवीन पटनायक की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, जिस तरह एनडीए के बाहर से भी उनको समर्थन मिल रहा है, ऐसा लगता है कि उनका लगभग तय माना जाए राष्ट्रपति बनना। देखिए, इसमें जो संदेह के जो थोड़े बहुत बादल थे वो उनके नाम के ऐलान के साथ ही खत्म हो गए थे कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत एक तरह से तय मानी जा रही है राष्ट्रपति पद को लेकर। और जिस तरह से बीजेडी नवीन पटनायक ने समर्थन का ऐलान किया और हम जानते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अब हम जानते हैं कि रांची से बताएंगे हमारे सहयोगी कि हेमंत सोरेन का क्या रुख रहने वाला है। लेकिन जो 11 से 12 हजार कहा जा रहा था कि मत कम है, वो
केवल बीजेडी के ऐलान से ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बीजेडी के अगर कुल वोट आप देखें जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूं 30,000 से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए एनडीए के पास, वो बीजेडी के समर्थन से ही हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी दक्षिण भारत में आप देखें वाईएसआर को फैसला करना है, और जिन दलों ने दरअसल 17 दलों ने समर्थन कर साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया, उनमें से कितने दल आते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि तब तक द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, जो देश की पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति बनने संभवतः जा रही है। तो आप उस लिहाज से देखें कि अब कोई रास्ते में कोई उस तरह की रुकावट नहीं दिखती। अब ऐसा ही लगता है कि विपक्ष ने सिर्फ एक उम्मीदवार उतारने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वो भी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, उसके लिए यशवंत सिन्हा के नाम को आगे किया। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त चलता हूं दिवाकर के पास। दिवाकर, जो सवाल शैलेंद्र ने पूछा है वही सवाल है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू अगर जीत जाती हैं, और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो तो आदिवासियों की ही राजनीति करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम का ही समर्थन करें यशवंत सिन्हा के बजाय। क्या कुछ पत्ता खोला है उन्होंने अभी तक दिवाकर? नहीं, अभी तक मैंने कई बार प्रयास किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आधिकारिक प्रवक्ता है और पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रुख साफ नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया है, और वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो, अगर जीतती हैं तो हो सकती है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक दबाव तो निश्चित तौर पर है, जो हम कह सकते हैं मानसिक तौर पर भी दबाव होगा, और एक जो वो राजनीति जिसकी राजनीति वो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा करती रही है, आदिवासियों की राजनीति के दम पर ही वो सत्ता में पहुंचती है। तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक तरीके से अंदरूनी तौर पर चर्चा चल रही होगी और सहमति बनाने की कोशिश भी हो रही, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से झारखंड में पिछले 2.5 साल से सरकार में है, तो लगातार वो जो हम कह सकते हैं भाजपा के खिलाफ बहुत ही उग्र राजनीति कर रही है, और जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट रहता है, ऐसे में कह सकते हैं कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट हुए करीब 20 घंटे हुए हैं, लेकिन वक्त जो हम कह सकते हैं उसका मंथन झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जरूर चल रहा होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का और द्रौपदी मुर्मू का संबंध बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि पिछले बार जब हेमंत सोरेन ने जब ओथ लिया था उस वक्त द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल थी, और उसके बाद कई मुद्दों पर दोनों के बीच सहमति भी बनती दिखी थी, निर्विवाद रहा था उनका कार्यकाल, बिल्कुल है ना जी। लौटता हूं आपके पास शैलेंद्र, जो चर्चा आप कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर क्या एनडीए ने उन 17 दलों में से भी कुछ दलों पर दबाव बना दिया है क्या, जिन्होंने साझा तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया है? क्या उनमें से भी कुछ दल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए? निश्चित तौर पर एनडीए और बीजेपी को ये उम्मीद जरूर है, और न केवल वो 17 दल बल्कि अलग से गैर एनडीए कुछ और दलों का साथ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि न केवल आदिवासी हैं बल्कि आदिवासी महिला हैं। तो ऐसे में आप देखिए वो दल जिनकी महिला मुखिया हैं, तो अगर आप मायावती की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो हो सकता है कि उन्हें एक नए सिरे से विचार करना पड़े, चूंकि दलित और वंचित तबके की राजनीति वो करती रही हैं, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताने के प्रयास करती रही हैं। दूसरी बात आप देखें दक्षिण भारत के जो दल है उसमें भी देखें कि क्या कोई परिवर्तन आता है, खासतौर पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी उनके रुख में क्या बदलाव आता है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। चूंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है, और जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बात का जिम्मा दिया गया था कि वो विरोधी दलों से बात करें, सर्वसम्मति बनाने के लिए कोशिश की गई उनकी तरफ से, लेकिन विपक्ष की तरफ से संकेत मिले कि वो उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो बात उस तरह नहीं बन पाई। लेकिन निश्चित तौर पर अब उम्मीद जरूर है एनडीए को कि कई और दलों का साथ मिलेगा, और इसकी वजह भी, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी की उस राजनीति को दिखाता है, उस राजनीतिक सोच को दिखाता है कि जब जब मौका मिला तब हमने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, यार अब तीनों के तीनों नाम जो हैं, तीनों के तीनों नाम आप देखिए कि चलते चलते दिवाकर एक छोटा सा सवाल ये कि आपने कहा कि दुविधा है, दबाव है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर। ये दबाव इसलिए है क्योंकि झारखंड जैसा राज्य जो आदिवासियों के कल्याण के लिए बना है, वहां पर लोगों में एनडीए के इस ऐलान का जबरदस्त समर्थन दिखाई दे रहा होगा। निश्चित तौर पर जबरदस्त समर्थन है, और उनकी जो एक छवि भी रही है, द्रौपदी मुर्मू की छवि पूरी तरह से बेदाग छवि रही है। वो जब लगभग 6 साल झारखंड में वो राज्यपाल के तौर पर रही है, तो उनको कहा जाता था करुणा, ममता और सादगी की एक मूर्ति के तौर पर उन्हें देखा जाता था। तो सबके साथ उनका रिलेशन भी उतना ही अच्छा रहा है, और झारखंड में उन्होंने एक तरीके से राज्यपाल रहते हुए कई ऐसे कदम भी उठाए थे जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया था, तो वो उन्होंने बोला था कि उनको हर क्षेत्र का एक अनुभव है, तो उस अनुभव का भी फायदा देश को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं उनके व्यक्तित्व का, लालचंद, कि किस तरीके से उन्होंने झारखंड में काम किया था। झारखंड में उन्होंने चांसलर जो पोर्टल था उसको लॉन्च कराया था। उसके जरिए झारखंड में हमेशा सेशन, जो कॉलेजों का सेशन था, वो बहुत पीछे चला करता था, और एडमिशन के नाम पर हमेशा धांधली की बात हमेशा उठकर सामने आती थी। उसको उन्होंने दूर किया चांसलर पोर्टल लाने के बाद। यहाँ पर एक तरीके से जो विश्वविद्यालय का सेशन था वो पूरी तरह से रेगुलर हो गया। साथ ही साथ वो निजी तौर पर जो स्कूल थे, कस्तूरबा विद्यालय जो यहाँ पर चलता था, जो आदिवासियों के उत्थान के लिए खास तौर पर चलता था, एसटी समुदाय के उत्थान के लिए चलता था, वहां पर वो व्यक्तिगत तौर पर हर हफ्ते या महीने में 2-3 स्कूलों में विजिट करती थी। 6 साल के दौरान वो करीब 200 से ज्यादा स्कूलों में व्यक्तिगत तौर पर वो इन्वॉल्व रही, और लोगों से जानकारी ली, फीडबैक ली, और उसमें सुधार के कई जो प्रयास है वो भी उन्होंने किया। और साथ ही साथ लालचंद, आपको याद होगा कि एक पत्थलगड़ी का बहुत ही बड़ा इशू झारखंड में आया था, उसको भी सॉल्व करने में उन्होंने बाकायदा मानकी मुंडा और आदिवासी समुदाय के जो लोगों के साथ बैठकर जब वार्ता किया था, तो उसका एक तरीके से उन्होंने रास्ता भी दिखाया था। तो ये कई तरह की पहल उन्होंने झारखंड में की थी, और उसका दबाव निश्चित तौर पर जेएमएम पर होगा, और जेएमएम को हमको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जल्द ही अपने समर्थन का ऐलान भी वो कर सकते हैं। इस बीच हमारे पास एक खबर आ रही है कि आजसू पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया तो है। एक पार्टी और आजसू ने समर्थन किया है, और दबाव तो सभी के ऊपर बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका भी, और शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और आगे हम देखेंगे क्या है पाकिस्तान की हालत, और कौन पाकिस्तान के लिए आखिरकार लाइफलाइन बन करके आया। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कि IMF के लिए क्या, पाकिस्तान के लिए IMF आखिरकार लाइफलाइन बन करके आया है, क्योंकि IMF की सारी शर्तों को पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया है। तो क्या आखिरकार IMF बनी पाकिस्तान की लाइफलाइन? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करार तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मान ली हैं। आर्थिक संकट में फंसे हुए पाकिस्तान को सिर्फ एक उम्मीद IMF से ही है, और पाकिस्तान के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। पिछले एक पखवाड़े में ही अगर बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़कर 250 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं, और IMF के कहने पर ही पाकिस्तान ने इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन महंगाई की बोझ से दबी आम गरीब जनता को 2000 रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुफ्ती इस्माइल IMF से करार को मानते हैं बड़ी उपलब्धि। $6 बिलियन के बेल आउट पैकेज से आर्थिक संकट के बादल छंटने की उम्मीद है पाकिस्तान सरकार को। कर्ज चुकता करने के लिए पाकिस्तान सरकार के पास टैक्स के अलावा कोई प्लान नहीं है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये जो $6 बिलियन का जो पैकेज है, इससे पाकिस्तान का कब तक काम चल पाएगा? क्या
कम से कम अभी ये कहा जा सकता है कि जो एकदम सर पर संकट सवार था उससे थोड़ी सी राहत पाकिस्तान को मिलेगी आईएमएफ की सारी शर्तें मान लेने के बाद? लाल जी, ये बात तो तय है कि आईएमएफ ने एक तरह से एश्योर तो जरूर किया है पाकिस्तान को कि $6 बिलियन का जो ये पैकेज है, बेल आउट पैकेज है, उसे मिलेगा। लेकिन ये बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान को कैसे घुटने टेकने पड़े हैं, अगर उसकी हालत आप देखिए तो पाकिस्तान की आप जो वहाँ की हालत बनी है लोगों के सामने में उसको देख लीजिए कि पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान को 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पहली बार 30 रुपये, फिर उसके बाद 20 रुपये और आज जो है वो 24 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के गरीब जनता को अगर पेट्रोल पंप पे 250 रुपये लीटर अगर आज पेट्रोल मिल रहे होंगे सुबह से, तो वहाँ पे उनके लिए क्या हालत होगी और वहाँ पे उनके आईएमएफ के ये बेल आउट पैकेज उनके लिए किस तरह का एक खुशगवार माहौल पैदा कर रहा होगा, जो वित्त मंत्री कह रहे थे। सवाल सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि एक अभी मैंने देखा था हुसैन हक्कानी का एक कमेंट आया था, वो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, अमेरिका में हैं। उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने अपने को एज ए नेशन के रूप में बनाने की जो कोशिश की है, वो नेशन कम और अपने को एक इस्लामाइजेशन के रूप में अपने को ढाला है। और ये प्रॉब्लम जो उसकी हुई है, उसके साथ में जो एक नेशन के रूप में उसको बिल्ड करना था, उसको एक नेशन के रूप में जो अपने पड़ोसी मुल्क या एक इंटरनेशनल एक कम्युनिकेशन बनाना था, एक जो ग्लोबल आप देखें कि जो सिनेरियो बना है उसमें पाकिस्तान को अपनी पहुंच बनानी थी, उसमें उसने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान के लगातार की जो सरकारें रही है वो इसी तरह के बेल आउट पैकेज सब कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाती है और अपना इस तरह से संकट को बचा लेती है। तो आज आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के पास में $150 बिलियन का अभी एक पूरा कर्जा है और उसको चुकाने में आपको लगता है कि अगर उसके पास में कोई ऐसा प्लान नहीं है, सिर्फ आप इस बार जो है लोगों पे आप टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिन लोगों के पास पिछले 70 साल से जिनके पास कोई टैक्स नहीं लगता था उसको भी आपने आईएमएफ के कहने पर उसको टैक्स नेट में ला दिए हैं। तो ये सारी चीजें तो तब संभव है जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बनेगा। आप देखिए कि 35 से ज्यादा जो वहां पे एसेंशियल्स गुड्स हैं जिनके आयात पे ही पाकिस्तान का सब कुछ होता था, उसको बंद कर दिए गए हैं। क्या पाकिस्तान आज इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो एक तरह से एक टूथपेस्ट अपने लिए बना पाए, क्या वो शैम्पू बना पाए या छोटी छोटी जो जरूरतों की चीज है वो बना पाए? अगर इस तरह की चीजें वहां नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन के रूप में दुनिया के सामने में आया है। लाल जी, बिल्कुल। और ये ऐसा लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान शुरू से जो एक सिद्धांत पर चला ना कि रेत फांकेंगे लेकिन भारत से लड़ते रहेंगे, ये उसी नीति का नतीजा लग रहा है। और इसीलिए फिलहाल FATF से भी पाकिस्तान को राहत मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से ये सारे संकट हुए हैं। कुल मिलाकर के जैसी नीति रही है उसी का खामियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान। विनोद जी, देखिए मैं अपने बताया ना, आपने अभी हुसैन हक्कानी की बात हम लोगों ने की, ये उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है कि अभी स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है। आप देखिए पाकिस्तान की अभी 3 ही थ्योरी पे पाकिस्तान काम करता रहा है हमेशा। आप उस शुरू के दौर से देखें और आज तक उसका सीधा है कि एक तो इंडिया के अगेंस्ट में अपना पूरा कैंपेन करना, दूसरा वहां का इस्लामाइजेशन है और तीसरा जो है उसके वो रेडिकल एलिमेंट्स जो है वहां पे उसको एक सपोर्ट देके वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाता है पाकिस्तान, जिसको उसने एक तरह से अपना फॉरेन पॉलिसी का एक बेस बना लिया है। अब ये तीनों चीजें बदले दौर में उसका कोई काम नहीं कर रहा है। आप सिंपल सोचिए कि बिलावल भुट्टो इतने वर्षों के बाद एक पाकिस्तान का एक विदेश मंत्री ये बात कह रहा है सार्वजनिक रूप से कि अगर हमने इंडिया को अलग किया हुआ है अपने सारे बिजनेस रिलेशंस में, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? बिल्कुल। तो डिफरेंटली आप ये देखिए कि इंडिया ने उसको मोस्ट प्रायोरिटी नेशन का दर्जा दे रखा था पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान अपने आगे बढ़ के इंडिया से अपना सारा बिजनेस रिलेशन तोड़ लेता है। तो इस हालत में पाकिस्तान अभी जब बैंक करप्ट हुआ है तो वहां लोगों को एहसास हुआ है कि इंडिया से दोस्ती उसके लिए कितने फायदेमंद है और उसके आर्थिक संकट को कैसे इंडिया उबार सकता है। लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। विनोद जी, पाकिस्तान के संकट पर हम आगे भी बात करते रहेंगे और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है,
अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने हाल में ढेर किए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में कुल 11 आतंकवादी ढेर हुए हैं, और इसमें खासतौर पर जो कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा जिलों में 3 मुठभेड़ हुए, उसमें 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में इस साल सुरक्षा बलों ने 118 आतंकियों को अब तक किया है ढेर। टारगेट किलिंग करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। बदले माहौल को बिगाड़ने की आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम, और सुरक्षा बल टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को खास तौर पर बना रहे हैं निशाना। तो जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग करने वाले आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। और क्या कुछ कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस का, आइए सुनते हैं। पहले कुपवाड़ा में जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें LET के 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए थे, आज अर्ली मॉर्निंग एक और पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। उसके साथ में एक लोकल टेररिस्ट शौकत अहमद शेख जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के मारा गया है। उसके अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकल LET के एक टेररिस्ट मारा गया, और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक जैश मोहम्मद का लोकल टेररिस्ट, एक LET का मारा गया। तो टोटल अभी तक में 7 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 3 FT पाकिस्तानी और 4 लोकल टेररिस्ट हैं। और इस खबर पर जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ। रमा, जिस तरह से हाल के दिनों में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया है, सुरक्षा बलों का यह पैगाम है कि किसी भी स्थिति में पटरी से व्यवस्था उतारने की, जो वहां पर हालात सुधर रहे हैं उससे जो एक साजिश है आतंकियों की कि वो उसे डिरेल करें, उसके खिलाफ सुरक्षा बलों का ये कड़ा प्रहार। बिल्कुल, सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार कह सकते हैं। और टारगेट किलिंग वालों को जिस तरह से 4 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने टारगेट किया और मार गिराया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसके अलावा लालचंद्र, अगर साल में देखें तो एक साल में 118 से ज्यादा आतंकवादियों को स्वयंभू दुर्दांत कमांडर थे, उनको मार गिराया गया है। हाल ही में जो टारगेट किलिंग हुई थी उसमें जो शामिल लोग थे उनको बहुत ही कम समय में मार गिराया गया है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी सामंजस्य के साथ और पूरी चौकन्नी प्रणाली के साथ जो है यहां पर इस टाइम लगी हुई है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में व्यवस्था पटरी पर आ रही है और आतंकवादियों में हताशा है, तो उस हताशा में किसी भी अवांछनीय घटना को वो अंजाम ना दे सकें, किसी भी तरह की नाकाम कोशिश, किसी भी तरह की कोशिश, वो इस तरह की नापाक कोशिश ना कर सके, उन मंसूबों को नाकाम करने की जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी तरह से रणनीति है। आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी है, और अमरनाथ यात्रा के दौरान भी आपने देखा होगा, अभी पिछले ही दिनों कुछ ओपन थ्रेट्स मिले थे और अमरनाथ यात्रा में खलल पहुंचाने की कोशिशों का अंदेशा था। लेकिन उन आतंकवादियों को भी, उनमें से कई आतंकवादियों
आतंकवादियों को मार गिराया गया है जिन्होंने इस तरह के थ्रेट्स दिए थे। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से पैनी नजर है यहां पर, व्यवस्था पर, कानून पर, अपराध पर और इसी तरह आतंकवादियों के मंसूबे पर, और तमाम कोशिशें, तमाम कदम इस तरह से उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की इस कोशिश को अंजाम ना देने दिया जाए और जिस तरह की घटनाएं हुई थी उनकी पुनरावृत्ति ना हो, और एक जो अमन, चैन और शांति की व्यवस्था यहां चल रही है उसमें खलल पहुंचाने की किसी भी तरह की कोशिश ना हो, और अगर वो हो तो उसे शुरुआत में ही नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। रमा, हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमें दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बल कहर बनकर टूटे हैं, खासतौर पर टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों के ऊपर। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और हमारी जो अगली खबर है वो अफगानिस्तान में आई जानलेवा भूकंप से जुड़ी हुई खबर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बुधवार सुबह आए भीषण भूकंप से भारी तबाही हुई है। और इस भूकंप की अगर बात करें तो ये रिक्टर पैमाने पर 6.1 की तीव्रता वाले भूकंप से अफगानिस्तान में 280 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की खबर। अफगानिस्तान में भूकंप से सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी सूचना है। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से सटे कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अन्य हिस्सों तक भूकंप के झटके महसूस हुए, और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर पाकिस्तान में भी है। भूकंप का केंद्र दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था। तो और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन कल फिर इसी वक्त जुड़ेंगे आपसे, कल का इस वक्त लेकर। और फिलहाल दीजिए पूरी टीम को अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।